हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो फोर्थ चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, है ना। तो चार्ज मूव होने की वजह से सराउंडिंग एरिया में आपके मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो आप 10th में डिस्कस कर चुके थे ना। तो वो आपको एक्सपेरिमेंट में आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ऑस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट ने वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। तो उसने कैसे किया था कि आपके पास एक कोई करंट कैरिंग वायर है और उसको आपने बैटरी के साथ जोड़ दिया। ये करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम स्विच अप्लाई कर देते हैं। तो ये स्विच हो गए। अभी ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो जैसे ही यहाँ पर आपकी ये स्विच अभी ओपन है, तो उसके बाजू में जस्ट ऐसे यहाँ पर आपने कंपास रख दिया। तो ये हो गई आपकी कंपास की निडल, ठीक है। तो कंपास की जो निडल होती है वो आपको पता है कि मेटल की बनी हुई होती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर स्विच ऑन किया मतलब इसको क्लोज कर देने का पूरा, है ना। तो क्लोज किया मतलब जैसे ये पाथ आपका क्लोज हुआ तो ये पाथ में से करंट आई निकल गया। तो ये करंट जैसे ही इसमें से पास हुआ तो तुरंत इसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। समझ गया ध्यान से। तो यहाँ पर क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। तो जैसे ही एक बार और ट्राई किया साइंटिस्ट ने कि ये बैटरी को यहाँ से उसकी जो डायरेक्शन थी उसको उल्टा दी, यहाँ से ऐसे चली, ठीक है। फिर से एक रजिस्टर लगा दिया, फिर से वैसे ही उसने स्विच अप्लाई कर दी यहाँ पर, फिर से सेम एज इट इज वो कंडीशन, और यहाँ पर उसने रख दिया एक फिर से आपका कंपास। तो कंपास की आपकी ये मैग्नेटिक नीडल। अब फिर से हुआ क्या कि यहाँ पर जैसे आप इस स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ पर कैसे हो जाएगा, आपका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जैसे हुई, स्विच को इसने ऑन कर दिया और ये आपका करंट लिमिटिंग रजिस्टर है। तो इसमें भी फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। देखिए ध्यान से, इसमें फिर से डिफ्लेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ इन दोनों में अलग चीज क्या हुई कि अगर मान लो कि इसका डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज हुआ होगा तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे हुआ होगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अब इसके कंक्लूजन पर आता है, इसका रीजन क्या है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हुआ क्या होगा कि जैसे करंट कैरिंग वायर है आपका, उसके सराउंडिंग एरिया में कुछ ना कुछ ऐसी चीज जनरेट हुई है जो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है उसको डिफ्लेक्ट करवा देती है ना। तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक नीडल है वो आपकी किससे बनी हुई थी, मेटल से। तो इसके सराउंडिंग एरिया में एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होती है जिसकी वजह से ये जो आपका मैग्नेटिक, ये जो आपका कंपास है ना, तो कंपास की आपकी मैग्नेटिक नीडल वो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे उसने करंट की डायरेक्शन चेंज की तो उसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई, ऑल्टर हो गई, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो मतलब उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी। ये भी एक कंक्लूजन निकला। तो दो कंक्लूजन निकले। ये साइंटिस्ट था, उसका नाम था ऑस्टर्ड। ये आपने 10th में एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये 10th का आपको रिवीजन करवा दिया। अब जेईई और नीट के हिसाब से कैसे समझाया जाता है, चलिए वहां पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर मान लो कि आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट जा रही है आई, और आपने बाजू में एक चार्ज रखा है Q, और Q को रखा है आपने रेस्ट पर, है ना। बहुत ध्यान से समझना, 3 केस स्टडी करना है हमें यहाँ पर। तो फर्स्ट केस कौन सा है कि करंट कैरिंग वायर जिसमें से जा रहा है करंट आई और बाजू में आपने रखा है Q रेस्ट पर, है ना। तो ये जो आपका चार्ज है वो रहेगा एज इट इज, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। तो मूविंग चार्ज तो मतलब यहाँ पर करंट तो जा ही रहा है, तो उसके सराउंडिंग बाजू में कहीं पर आपने Q चार्ज को रेस्ट पर रखा तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। उसके बाद साइंटिस्ट ने ऐसा देखा कि करंट की वैल्यू उसने 0 कर दी। वायर तो था लेकिन उसमें करंट नहीं दौड़ाया, और Q चार्ज को उसने V वेलोसिटी से ऐसे दौड़ा दिया, है ना। तो आपका जो चार्ज था मूविंग चार्ज सीधा वो सीधा यहाँ से सीधा ऊपर चला गया, उसका पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। ये केस कब हुआ, जब आपका करंट की वैल्यू क्या थी, 0। जो आपके चार्ज जो वायर है उसमें करंट की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0। और थर्ड केस सबसे इम्पोर्टेंट, करंट की वैल्यू थी आई, मतलब कोई भी वैल्यू का करंट जा रहा था, और यहाँ पर रखा चार्ज और उसको V वेलोसिटी से ऐसे परपेंडिकुलर वायर के पैरेलल दौड़ा रहे हैं। तो V वेलोसिटी से ऐसे वायर के पैरेलल उसने दौड़ा दिया। तो ये वायर जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन गया कैसे, तो ये वायर का पाथ ऐसे डिफ्लेक्ट होकर इधर घूम गया, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये वायर का पाथ कैसे घूम गया, इस साइड लेफ्ट साइड घूम गया। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज हुई है जो Q चार्ज के ऊपर लग रही है और जिसकी वजह से उसका डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो कौन सी चीज हुई है, तो करंट कैरिंग जो वायर है या फिर मूविंग चार्जेस। करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या होता है कि आपके चार्जेस क्या हो रहे हैं, मूव हो रहा है। तो मूविंग चार्जेस सराउंडिंग एरिया में एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जो मूविंग चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगाता है, जो लगाता है मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो ये टॉपिक जो बहुत आगे है लेकिन आपको ये समझा ऐसे जाता है
कि मूविंग चार्ज है वो सराउंडिंग एरिया में जो भी आपका चार्ज दूसरा जा रहा है उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब आपको जैसे मैंने बताया कि कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके सराउंडिंग एरिया में कोई ना कोई फील्ड जनरेट होती है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लो कि कोई चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, तो ये क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसके सराउंडिंग एरिया में आपको ये प्लस क्यू चार्ज है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप ऐसे बता देते, ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से आर दूरी पर अगर आपको सोचना है तो आर दूरी पर आपने ऐसे गोला बनाया, तो आर डिस्टेंस पर सभी जगह पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने निकाली थी, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। ये सारी चीजें आपको याद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहा जाता है। वैसे ही जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी रही होगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के तरीके देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका मेन टॉपिक जो है बायट-सावर्ट लॉ। बायट-सावर्ट लॉ से आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं करंट कैरिंग वायर के पास, है ना, आर दूरी पर। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं। रीडिंग लगा दीजिए, बायट-सावर्ट लॉ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बायट-सावर्ट लॉ। यहाँ पर आपकी कोई करंट कैरिंग वायर जिसमें से करंट जा रही है आई, और आप रैंडमली यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए पी। तो ये वायर की वजह से पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो आप मानिए कि आपको करना क्या है, यहाँ पर एक एजम्पशन लेना है कि करंट कैरिंग वायर में से मैं एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ, ये वाला, है ना। ये जो छोटा सा एलिमेंट है आपका, ये हो गया आपका डीएल एलिमेंट, जिसको कहा जाएगा एलिमेंट डीएल। और ये आपका डीएल एलिमेंट, तो अगर मान लो कि आईडीएल लिखोगे तो करंट एलिमेंट कहा जाएगा उसको, है ना। स्मॉल आपका करंट एलिमेंट आईडीएल, किसी बुक में आपको ऐसा मिल जाएगा कि कोई स्मॉल करंट एलिमेंट लिया गया है जिसको नाम दिया है आईडीएल। और ओनली लेंथ का एलिमेंट बोलेंगे तो आप डीएल एलिमेंट आप बोल सकते हो उसको। तो डीएल एलिमेंट की वजह से ये पी पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ से ये दूरी अगर मान लो कि आर है, तो पी पॉइंट पर मुझे निकालनी है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बायट-सावर्ट लॉ से उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, और इंटेंसिटी के बाद हम उसकी डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, जो क्रॉस प्रोडक्ट से आती है। क्रॉस प्रोडक्ट आप 11th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो डीएल और आर, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है आपका डेटा में गिवन होता है थीटा। ठीक है ना, ये होता है आपका डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा। याद रखना, डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा है ना, ये वाला एंगल नहीं है। डीएल आपने ये लिया हुआ है, तो डीएल और आर को कहाँ घूमना है, आर की तरफ घूमना है, डीएल से लेकर आर की तरफ। अब एक चीज यहाँ पर नोट कर लीजिए कि डीएल की कोई आपकी डायरेक्शन नहीं होती है, तो करंट की जो डायरेक्शन है वही आपकी डीएल की डायरेक्शन है। क्लियर, तो करंट की डायरेक्शन वही आपकी क्या हो जाएगी, डीएल की डायरेक्शन। यहाँ पर कंसिडर करना है आपको, तो हमेशा लिख लेना कि डायरेक्शन ऑफ आई इज ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ डीएल, है ना। तो डीएल लेंथ की डायरेक्शन कैसे निकाली जाए, तो उसकी डायरेक्शन तो निकल नहीं सकती, तो हमें करंट की डायरेक्शन बताए, तो करंट की डायरेक्शन जो है वही आपकी डीएल छोटे से एलिमेंट की डायरेक्शन होगी यहाँ पर। चलिए, तो ये डीएल पॉइंट या फिर डीएल लेंथ एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है उसको डिनोट किया जाएगा स्मॉल डीबी से, ऐसे, है ना। अगर मान लो कि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूँ, या फिर आपकी कोई रेफरेंस बुक में लिखा होगा कि ये जो डीबी है वो इस पर डिपेंड करता है, पोजीशन के स्क्वायर पे, क्यूब पे ऐसा डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है छोटे से एलिमेंट के, है ना। ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो उसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई आपको डेरिवेशन नहीं दिया गया है। लॉ होता है ना, उसका कोई डेरिवेशन नहीं होता, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होता है। ठीक है, तो उसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बाय एक्सपेरिमेंट ये लॉ निकलता है। तो किस पर डिपेंड है, ये सारी चीजें आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये लॉ कैसे प्रूफ होता है, आपको ग्रेविटेशन फोर्स का पता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसका आपको डेरिवेशन कहीं नहीं मिलेगा। तो साइंटिस्ट ने कैसे निकाला था, तो उसने फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना चालू किया, तो दो मास के प्रोपोर्शनल वो मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा था, और दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, तो इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद F इज प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है, m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिखा गया था। अब जैसे ही आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे, तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर आपको क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट मिल जाएगा, वो लिखा जाएगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, है ना। तो लॉ ऐसे प्रूफ होता है। तो लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। एक्सपेरिमेंट करने पर वो
आपका लॉ बन जाता है। वैसे ही आपका बायट सावर्ट लॉ बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब आ जाते हैं हमारे मेन डिस्कशन पर, बायट सावर्ट लॉ। चलिए तो डीबी इज इक्वल टू लिखा जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। आई सबसे पहले देखो मैंने डीबी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, एरो बनाया हुआ है, तो मतलब वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ ना। इसके दो फॉर्म जो है वो फेमस है, एक कौन सा है आपका वेक्टर फॉर्म और दूसरा आपका है स्केलर फॉर्म। जो न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपका स्केलर फॉर्म यूज होता है। तो डीबी इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पर, तो आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, है ना। ऐसे लिखा जाएगा, देखिए है ना। ये वाला नीचे जो है आपका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। अगर इसको स्केलर में कन्वर्ट करना चाहे तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट, अगर ए क्रॉस बी है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ऐसे लिखा जाएगा ए बी साइन थीटा, है ना। आप ये 11th में पढ़ चुके हैं। वैसे यहाँ पर क्या है डीएल क्रॉस आर, तो आप क्या लिखेंगे डीएल इंटू आर साइन थीटा, तो लिखा जाएगा। अगर मान लो कि इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, स्केलर फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा ओनली डीबी, है ना। यहाँ पर एरो नहीं बनाऊंगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, तो मतलब एक आर यहाँ से कैंसिल हो गया तो नीचे बचा आर स्क्वायर। तो फाइनल डीबी इज इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चलिए तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है, ये वाला आपका स्केलर फॉर्म है। तो यहाँ लिख देता हूँ स्केलर और ये जो है आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए क्लियर होगा। ये आपको याद करना है। याद क्यों करना है, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर न्यूमेरिकल में इसको ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। अब मेन चीज आपको याद आनी चाहिए कि डायरेक्शन निकालने का। तो डायरेक्शन निकालने का तरीका, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डीएल क्रॉस आर की जो डायरेक्शन है वही होती है। तो डीएल क्रॉस आर मतलब आपको क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए, तो है ना। उसके लिए हम भी प्रैक्टिस करेंगे हम। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इस फॉर्मूला में सारी चीजें हैं क्या। तो आपके लिए नया ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाकी तो सब एज इट इज है। आई है, डीएल है, ये सब आपको पता है। करंट गिवन होगा डेटा में, ये छोटा सा डीएल एलिमेंट की लेंथ गिवन होगी, साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, वो भी आपको पता चल गया। आर जो है वो आपके डीएल से दूरी है, जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है वो वाली, ठीक है। आपके लिए नया ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे मैंने आपको कहा ना कि ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी हटाई थी तो वहां पर हमने जी रखा था, तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के बाद जो कांस्टेंट रखा गया वो आपका कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के ऊपर आपके डिस्कशन करते हैं। चलिए ठीक है, ये आप नोट्स बना लीजिए फटाफट, स्टॉप करके वीडियो, है ना। मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये। चलिए तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई में ये म्यू नॉट है क्या। आपको एक चीज ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है ना। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट की आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस बोल लीजिए या फिर वैक्यूम बोल लीजिए, है ना, कुछ भी बोल लीजिए। तो वैसे ही म्यू नॉट जो है वो है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। लिख लीजिए ध्यान से। मैंने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि जैसे एप्सिलॉन नॉट है वहां पर म्यू नॉट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको एप्सिलॉन नॉट पढ़ाया जाएगा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वाले जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें जो कांस्टेंट होगा वो आपका म्यू नॉट होता है। यहाँ पर जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट आया है पूरा, है ना। तो लेकिन म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, तो म्यू नॉट की वैल्यू लिखी जाती है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷, ठीक है। 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷। तो जब भी आप न्यूमेरिकल काउंट करेंगे तो आपको तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखना है। तो आप देख लीजिए ध्यान से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ डिवाइड बाई 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बचेगा कि आपके पास 10⁻⁷, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, नॉर्मल सा टॉपिक था आपका। बायट सावर्ट लॉ, बायट सावर्ट लॉ क्या देता है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट करेंगे वायर की वजह से इतनी भी आर दूरी पर, आप मान लीजिए कोई भी एंगल बनाए, जो भी बनाए, उस पर वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी देता है। तो आपको फॉर्मूला तैयार कर लेना है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है इतना। आपको यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आप जब भी इस्तेमाल करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁷। क्लियर।
तो आज के टॉपिक में हमने क्या देख लिया कि करंट कैरिंग वायर उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और बाजू के एरिया में एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा जब भी बाजू वाला चार्ज अगर वेलोसिटी में है तो, ठीक है। और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है सराउंडिंग एरिया में, तो उसका फॉर्मूला हमें किसने दिया, तो बायट सावर्ट नाम ने साइंटिस्ट, दोनों साइंटिस्ट अलग है, ठीक है। यहाँ पर बायट और सावर्ट दोनों साइंटिस्ट आपके अलग है, तो दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटल रिलेशन दिया हुआ है। ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म और ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसकी डायरेक्शन निकालने की बाकी रह गई है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डीएल क्रॉस आर की वजह से हम इसकी डायरेक्शन देखेंगे कि डायरेक्शन कौन सी आ रही है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना फिर से रिवीजन करेंगे, वो ऑलरेडी आप 11th में पढ़ चुके हैं।